नमस्कार दोस्तों। आज की इस खास चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प टाइम ट्रैवल करने वाले हैं। बात 19वीं सदी की है, जब किसानों के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा हुआ करती थी। बिल्कुल। और दुविधा ये थी कि अपनी भौगोलिक स्थिति यानी खेत की लोकेशन के हिसाब से कृषि से ज्यादा मुनाफा कैसे कमाया जाए। इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हम वॉन थ्यूनेन के कृषि अवस्थिति सिद्धांत की गहराई में उतरने वाले हैं। लेकिन इस थ्योरी को समझने से पहले हमें उस बुनियादी दुनिया को समझना होगा जो वॉन थ्यूनेन ने अपने दिमाग में रची थी। इसे उन्होंने नाम दिया आइसोलेटेड स्टेट, यानी एकाकी राज्य। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां सब कुछ एकदम समतल है, कोई पहाड़ या घाटी नहीं। इसे समदैशिक धरातल कहते हैं। पूरे राज्य में सिर्फ एक ही केंद्रीय बाजार है जहां सब कुछ बिकता है और सामान ले जाने का बस एक ही साधन है, घोड़ा गाड़ी। इस मॉडल के काम करने के लिए इन शर्तों का होना एकदम जरूरी है। तो आज के हमारे मुख्य पड़ाव कुछ इस तरह होंगे। पहले वॉन थ्यूनेन का परिचय, फिर आर्थिक लगान का सूत्र, उसके बाद जमीन के उपयोग की 6 संकेंद्रीय पेटियां। फिर हम देखेंगे कि इस एकाकी राज्य में क्या संशोधन हुए, इस सिद्धांत की आलोचनाएं क्या हैं, और अंत में कुछ अन्य कृषि अवस्थिति मॉडल पर भी नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वॉन थ्यूनेन के परिचय की और समझते हैं कि यह विचार आखिर आया कहां से। देखिए, वॉन थ्यूनेन कोई ऐसे विद्वान नहीं थे जो बस कमरे में बैठकर ख्याली पुलाव पका रहे हों। उनका यह सिद्धांत 1826 में जर्मनी में पब्लिश हुआ था। सही कहा। ये उत्तरी जर्मनी के मैक्लेनबर्ग में एक एस्टेट मैनेजर के रूप में उनके लगभग 40 सालों के जमीनी अनुभव का निचोड़ था। और एक खास बात, ये पूरा इलाका पश्चिमी यूरोप जैसी जलवायु वाला था, जहां साल भर बारिश होती थी। मतलब ये थ्योरी पूरी तरह से उनके वास्तविक जीवन के अवलोकनों पर टिकी थी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो इस सिद्धांत का गणितीय दिल है, आर्थिक लगान का सूत्र। इस पूरी थियरी का असली जादू एक छोटे से फॉर्मूले में छिपा है, P = V - E+T। सुनने में शायद थोड़ा जटिल लगे, लेकिन है बहुत आसान। यहाँ P का मतलब है प्रॉफिट या आर्थिक लगान, यानी वो पैसा जो किसान घर ले जाता है, और V है मार्केट वैल्यू। मान लीजिए बाजार में आलू बेचने से जो कुल कमाई हुई, इसमें से हम घटाते हैं E यानी उत्पादन की लागत, जैसे बीज और मजदूरी का खर्च। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा विलेन है T यानी ट्रांसपोर्ट या परिवहन का खर्च। सीधा सा लॉजिक है, बाजार से दूरी जितनी ज्यादा होगी, भारी सामान ढोने का भाड़ा उतना ही बढ़ेगा और किसान का मुनाफा उतना ही सिकुड़ता जाएगा। चलिए अब तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जमीन के उपयोग की 6 संकेंद्रीय पेटियां। मुनाफे और दूरी का यही सीधा गणित एक बड़ा ही कमाल का ज्यामितीय पैटर्न बनाता है। केंद्र में वो अकेला बाजार है और उसके चारों ओर एकदम सटीक गोले या छल्ले बने हुए हैं। बिल्कुल, ये नक्शा ऐसा लगता है जैसे हम शहर के बीचों बीच से बाहर की तरफ कोई यात्रा कर रहे हों। वॉन थ्यूनेन का साफ मानना था कि बाजार से दूरी के हिसाब से ही तय होना चाहिए कि किस छल्ले में कौन सी खेती होगी। आइए इन छल्लों को करीब से देखते हैं। जो पहली पेटी है वो बाजार के एकदम पास है, यानी 0.5 से 1.5 किलोमीटर के भीतर। यहाँ साग सब्जी और दूध का उत्पादन होता है। क्यों? क्योंकि दूध और ताज़ी सब्जियां बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, इन्हें झटपट बाजार पहुंचाना जरूरी है। सही कहा। और दूसरी पेटी है जलाऊ और इमारती लकड़ी की। अब कोई सोच सकता है कि लकड़ी बाजार के इतना पास क्यों? क्योंकि लकड़ियां बहुत भारी होती हैं और उस दौर में घोड़ा गाड़ी से इन्हें दूर से लाने का खर्च मुनाफे से भी ज्यादा हो जाता। तीसरी पेटी में होती है सघन खेती, जहां जमीन का एक टुकड़ा भी खाली नहीं छोड़ा जाता। यहाँ 6 साल का फसल चक्र अपनाया जाता है। जैसे जैसे हम बाजार से और दूर जाते हैं, चौथी पेटी आती है। यहाँ खेती तो होती है, लेकिन करीब 14% जमीन को खाली छोड़ दिया जाता है ताकि मिट्टी अपनी ताकत वापस पा सके। पांचवी पेटी में 3 खेत प्रणाली लागू होती है, यानी जमीन का एक हिस्सा खेती के लिए, एक जानवरों के चारे के लिए और एक खाली। और सबसे आखिरी छठी पेटी जो 100 किलोमीटर से भी दूर है, वहां सिर्फ जानवरों को पाला जाता है, यानी लाइफ स्टॉक रैंचिंग। इसका कारण बहुत ही मजेदार है। जानवरों को रखने के लिए बहुत खुली जगह चाहिए, जो शहर से दूर ही सस्ती मिलती है। और ट्रांसपोर्ट का खर्च, वो तो नाम मात्र का है, क्योंकि जानवर खुद अपने पैरों पर चलकर बाजार तक जा सकते हैं। क्या गजब का दिमाग लगाया था ना। अब बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, इस एकाकी राज्य के मॉडल में किए गए संशोधन। समय के साथ वॉन थ्यूनेन को भी एहसास हो गया कि भाई दुनिया कोई कागज पर बना हुआ एकदम गोल नक्शा तो है नहीं। तो उन्होंने कहानी में एक प्लॉट ट्विस्ट डाला। उन्होंने अपने ही मॉडल में एक नदी और एक छोटा सा उपनगर जोड़ दिया, और जैसे ही नदी आई वो एकदम गोल छल्ले खिंचकर नदी के समानांतर पट्टियों में बदल गए। लॉजिक बड़ा सीधा था।
पानी के जहाज या नाव से सामान भेजना घोड़ा गाड़ी से कहीं ज्यादा सस्ता और तेज होता है। इसलिए खेती का पूरा पैटर्न ही नदी के इर्द गिर्द बदल गया। चलिए अब बात करते हैं 5वें हिस्से की। इस सिद्धांत की आलोचनाएं क्या-क्या हुई? जाहिर है 1826 के इस मॉडल में आधुनिक विद्वानों को कई व्यवहारिक कमियां नजर आईं। सबसे पहली बात तो यही कि समदैशिक धरातल यानी हर जगह एक जैसी जमीन और मिट्टी, ऐसा असल दुनिया में मिलना लगभग नामुमकिन है। और तो और परिवहन की लागत हमेशा दूरी के हिसाब से एक समान नहीं बढ़ती। अगर रास्ते में कोई पहाड़ आ जाए तो 50 किलोमीटर का किराया मैदानी इलाके के 50 किलोमीटर से कहीं ज्यादा हो सकता है। साथ ही ये मान लेना कि किसान हमेशा एक इकोनॉमिक मशीन की तरह सिर्फ मुनाफे का हिसाब लगाकर ही काम करेगा, ये भी पूरी तरह सच नहीं है। और आज के ट्रकों और कोल्ड स्टोरेज जैसी आधुनिक तकनीक ने तो इन पुरानी दूरियों के नियम को ही खत्म कर दिया है। लेकिन फिर भी दूरी और मुनाफे का जो मूल विचार है वो आज भी बहुत सॉलिड है। होस्ट ए चर्चा के छठे और आखिरी भाग में हम कुछ अन्य कृषि अवस्थिति मॉडल्स को भी संक्षेप में जान लेते हैं। वॉन थ्यूनेन ने जो नींव रखी थी, बाद के कई विद्वानों ने उसी पर अपनी इमारतें खड़ी की। यूरोप और अमेरिका के कई बड़े रिसर्चर्स को लगा कि इस सोच को एक बहुत बड़े, यहां तक कि औद्योगिक स्तर पर भी ढाला जा सकता है। बिल्कुल। इसी सिलसिले में 1925 में स्वीडन के ओलाफ जोनासन ने यूरोप की जलवायु के आधार पर अपना संशोधित मॉडल दिया। फिर 1930 के दशक में अमेरिका के ओ.ई. बेकर और ब्रिटेन के डडली स्टैम्प ने पूरी दुनिया या महाद्वीपों को ही एक विशाल एकाकी राज्य मानकर नए सिद्धांत बनाए। बात यही नहीं रुकी। 1948 में हूवर और 1956 में इजार्ड ने कारखानों और उद्योगों की लोकेशन को भी खेती के साथ जोड़ दिया। इस तरह सोचिए, एक स्थानीय स्तर का विचार कैसे पूरी दुनिया के आर्थिक भूगोल का आधार बन गया। तो दोस्तों, अब हम अपनी इस चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। हमने 1826 के एक बेहद क्लासिक मॉडल को समझा, लेकिन जाने से पहले हम एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज के दौर में जब हमारे पास रेफ्रिजरेटेड ग्लोबल शिपिंग है, बुलेट ट्रेन है, तेज़ हवाई जहाज है, तो 21वीं सदी में ये संकेंद्री पेटियां कैसी दिखेंगी? क्या आज पूरी दुनिया ही एक विशाल एकाकी राज्य नहीं बन गई है, जहां न्यूजीलैंड का सेब और भारत का आम दुनिया के किसी भी कोने में ताज़ा पहुंच सकता है? इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।